हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और स्वागत है आपका आज के शाम 6 बजे। सभी शाम के 6 बज चुके हैं और ये वक्त है बायोलॉजी लाइव का, 12th बायोलॉजी लाइव का। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रतिरक्षा के प्रकार। आखिर हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी, जो हमारे अंदर प्रतिरक्षा तंत्र है, वो कितने प्रकार का होता है, कैसे काम करता है, और दुनिया भर की बातों को पढ़ाने के लिए आज के सेशन पे आपका बहुत घना घना स्वागत है। आप सभी को पता है नीट की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है और आपके सीयूईटी के अनाउंसमेंट हो चुकी है। 5 मई को एग्जाम है। अब ये वक्त है, यहां से आपको 2 धारी तलवार बननी है और वो 2 धारी तलवार ऐसी कि एक तरफ बोर्ड को भी हमें बेहतर निकालना है, दूसरी तरफ नीट को भी हमें जी जान लगाकर निकालना है। बोर्ड एंड नीट दोनों अगर साथ में निकल कर आ गया तो उसे हम कहेंगे सिकंदर है वो बच्चा, वही है असली शेर, वही है असली टाइगर जिसे कह सकते हैं बॉस, कि आप निकाल पाओगे। मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था सहज प्रतिरक्षा। एनसीईआरटी की हाईलाइट कराना सहज ही आवश्यक है। एनसीईआरटी की हाईलाइट करवाना आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी के पॉइंट डाल दिए हैं। क्योंकि कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इतना जरूर पढ़ना, क्योंकि बोर्ड में इसके बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है। सो बॉस, इन्नेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। इस शब्द का मतलब क्या है? अविशिष्ट का मतलब यह होता है नॉन स्पेसिफिक। बैक्टीरिया आया वैसे ही मारेगा, वायरस आया वैसे ही मारेगा, कवक आया वैसे ही मारेगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हो या कोई भी हो, अगर हमारे शरीर में आएगा तो हमारी त्वचा उसको वैसे ही मारेगी। अगर कोरोना आए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी आए, टाइफाइड का आए, कोई वुचेरिया बैनक्राफ्टी आए, दुनिया भर में कोई भी आएगा, हमारी त्वचा सबको एक तरीके से मारती है, रोधक है, बैरियर है। और बैरियर हमेशा अविशिष्ट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा कि इन्नेट इम्यूनिटी अविशिष्ट होती है। अविशिष्ट का मतलब नॉन स्पेसिफिक होती है, और नॉन स्पेसिफिक होती है इस वजह से याद रखना बॉस, क्योंकि यहां पर कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है, सबको बराबर तरीके से मारती है। ठीक है, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर के बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोधक खड़ा करने में हासिल होती है। असल में यह रोधक है, असल में ये सिर्फ बैरियर है, रोकने का काम करती है, नथिंग मच। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत इसे नहीं है। ये 2-4 प्रकार के होते हैं। आइए चारों प्रकारों को आपको समझाते हैं, मन की बात। इसके लिए सबसे पहला बैरियर है शारीरिक रोध, फिजिकल बैरियर। कौन है बॉस? हमारे शरीर का सबसे बड़ा प्रतिरक्षा तंत्र है हमारी त्वचा। हमारी पहली जो त्वचा है वो मुख्य रोधक है। ये हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देती, एंटीजेंस को कहती है दूर जाओ हमारे शरीर से जाने के लिए मेन काम करती है। और इसके अलावा एक बात और याद रखना, जनन मूत्र पथ पर आश्रित होने वाली एपिथेलियम की जो श्लेष्मा की आलेप है, वह भी, म्यूकस भी शारीरिक रोधक है। म्यूकस, श्लेष्मा, ये शब्द याद रखना। श्लेष्मा नाक में होता है थोड़ा सा श्लेष्मा, श्वसन पथ पे होता है, जठर पथ पे होता है, इसके अलावा जननांगों पर भी होता है थोड़ी सी श्लेष्मा। म्यूकस होती है बच्चे उसमें, और वो जो म्यूकस होती है ना, वो भी फिजिकल बैरियर में आता है। वो भी जैसे तुम देखो, अब नाक ऐसा रखा हुआ, कभी धूल में जाके देखना, नाक सूख जाती है। जनन पथ में हमेशा एक लिक्विड जैसा भाग हमेशा बना रहता है। उसी तरह से तुम्हारे आहार नाल के अंदर भी ऐसे बहुत सारी चीजें अंदर प्रेजेंट है जिससे एंटीजेंस को मारा जाता है। और जब वो एंटीजेंस मरते हैं ना भाई साहब, मजा आ जाता है। ये फिजिकल बैरियर है। अरे कहो हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो हमारे चैनल को। ये है फिजिकल बैरियर। तो कौन कौन हुआ फिजिकल बैरियर? कौन कौन है? त्वचा है, श्लेष्मा है, और कौन है? और इनमें से एक और लिख दिया था मैंने, सिलिया है। कह दो हाँ, दिमाग में बैठ गई बातें, हाँ ना। अगली बात काय की बैरियर, रोधक, फिजियोलॉजिकल बैरियर। मेरे बच्चे, फिजियोलॉजिकल बैरियर में अमाशय में अम्ल है,
तुम्हारे पेट में इतना अम्ल है कि अगर पेट में हाथ डाल किसी के मुंह पे लगा दो, मुंह जल सकता है। एक पीएच भाई साहब, एक पीएच, इतना पीएच होता है तुम्हारे आमाशय में। ये जो अम्ल है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर है। मुंह में लार है तुम्हारे, लार को कमजोर मत समझना, इस लार को कमजोर मत समझना, करोड़ों एंटीजेंस को मारता है। इसके अंदर क्या होता है आपको पता है? आंख का आंसू हो या मुंह का हो लार, दोनों में प्रेजेंट रहते हैं लाइसोजाइम। और आपको पता है ये लाइसोजाइम क्या है? ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है लाइसोजाइम। नाम जरूर याद रखना कि आंखों में, जैसे तुम्हारी आंख में कभी कुछ कीड़ा पत्थर कुछ अंदर चला गया, आंख से भर भर के आंसू गिरते हैं, भर भर के गंगा जमुना बहने लग जाती है। इसमें अगर गया है कीड़ा तो इसी से आंसू निकलेगा, इसमें अगर गया है कीड़ा तो इसी से आंसू निकलेगा। आंसू क्यों निकल रहा है? उसे ऐसा क्या दुख है, इसलिए आंसू निकल रहा है ताकि वो एंटीजन जाए, उस लाइसोजाइम से वो मर जाए। इतना आंसू गिराओ कि वो मर जाए। आंसू भी थोड़ा सा नमकीन होता है, कभी कभी रोते रोते ऐसे टच करके देखना उसको जेब से, आंसू नमकीन होता है, उससे मर जाते हैं आप, मर जाते हैं भाई साहब। उसी तरह मुंह में जो लार होता है उसमें भी लाइसोजाइम होता है, वो भी बैक्टीरिया को मारता है। तो ये जो आंसू और लार गिरता है ना, लाइसोजाइम लेकर आता है। एक बात और, ये सभी रोगाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं, उसको मारने के लिए जरूरी है, ये मारने के लिए जरूरी है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया हमारे पास में। तीसरा, फिर भी कोनो एंटीजन रहा कि बहुत थोड़ा सा बेशरम प्रकृति का है, कहते हैं नहीं हम तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके ही मानेंगे, हम तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके ही मानेंगे। तो अगर ऐसा होता है कि वो सोच ही ले कि अब तो हम जाके ही मानेंगे, हम तो भैया इसके शरीर में जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा सोच ले, तब तीसरे नंबर का बैरियर आता है कोशिकीय रोधक, सेलुलर बैरियर। मेरे बच्चे, सेलुलर बैरियर में कौन कौन आता है? PMNL, पॉलीमॉर्फो, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स इसे अपन कहते हैं, उदासीन रंजी श्वेताणु इसे अपन कहते हैं, ल्यूकोसाइट है और वो उदासीन रंजी है, इसका मतलब है वो ल्यूकोसाइट है, और साथ ही साथ में याद रखना न्यूट्रोफिल्स ल्यूकोसाइट है। जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु, कुछ मोनोसाइट्स भी आते हैं, ये भी मारने का काम करता है, मोनोसाइट भी मारता है, और न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों भक्षाणु कोशिका मानी जाती हैं, और इससे हम किसी भी एंटीजन को मार सकते हैं। इन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, भक्षाणु कोशिका कहते हैं, और इनसे अपन किसी भी एंटीजन को मार सकते हैं, जो मैंने कल पढ़ाया था। और लास्ट पॉइंट है मेरे बच्चे साइटोकाइंस रोधक। इसमें विषाणु कोशिकाएं जो वायरस से संक्रमित होती हैं, इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन स्रावित करेंगी, जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। अगर आप इस चीज को देखोगे, अगर आप इन चीजों को समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इंटरफेरॉन वायरस के अगेंस्ट काम करता है, वायरस को दूसरे शरीर में दूसरी कोशिकाओं को प्रभावित करने से बचाता है। यह है इंटरफेरॉन, ये जो कल पढ़ाया था और आज उसकी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा दी। क्या कहती है पब्लिक? ये बात दिमाग में भेजे में बेहतर बैठ गई है, अविशिष्ट होता है, बड़ी बात है, ठीक है। और श्लेष्मा किसमें आता है ना, आपका PMNL, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस किसमें आता है, ये बात बहुत पूछी जाती है। आप इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, सारी चीजें आप लोगों को यहां पर क्लियर कर लेना। हो गई है बात? तो अब हम बताएंगे एक और जबरदस्त चीज, एकदम लाजवाब भाई साहब, पढ़ के मजा आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कमेंट सेक्शन पे जल्दी से बताओ, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम फिर से पढ़ते हैं आज की कहानी। आज मैं बताऊंगा तुम्हें, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उपार्जित प्रतिरक्षा। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उपार्जित प्रतिरक्षा। गजब की प्रतिरक्षा है भाई साहब, उपार्जित प्रतिरक्षा। इंग्लिश में कहते हैं इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं हम इसे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कमाना पड़ता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में क्या कहा जा सकता है? उपार्जित प्रतिरक्षा। यह
रोगाणु के लिए विशिष्ट होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? रोगाणु के लिए क्या होती है? विशिष्ट। सब किसी को एक जैसे नहीं मारेगी, सबके लिए विशिष्ट होती है, विशिष्ट होती है। अच्छा, ये आती कैसे है? ये जो है हमारे शरीर में आती कैसे है? विशिष्ट तो है, स्पेसिफिक, सबको अलग अलग से मारेगी। अच्छा, तू स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, ले गोली खा। अच्छा, तू है ये है, इस तरह से मर। अच्छा, तू वायरस है कोरोना का, वो भी ऐसे मर। सबको अलग अलग तरीके से मारने का जो कार्यक्रम है वो उपार्जित प्रतिरक्षा में होता है, और जो सबके लिए एक जैसा काम करे वो सहज प्रतिरक्षा है। अगर ये बिंदु बात समझ में आई तो कमेंट पे यस कह देना। दूसरी बात, हर रोगाणु जितने भी रोग फैलाने वाले हैं उनके लिए विशिष्ट है, स्पेसिफिक है मेरे बच्चे। क्या है ये? स्पेसिफिक है। ठीक है, ये शब्द याद रखना, ये स्पेसिफिक यहां पर होगा, एकदम स्पेशल। ठीक बात है। ये कैसे होती है यह प्रतिरक्षा? ये बात याद रखना, यह प्रतिरक्षा रोगाणु से मिले, रोगाणु से मिली प्रतिरक्षा, रोगाणु से मिले एनकाउंटर जिसे अपन कहते हैं, जब मिलते हैं एनकाउंटर, या जिसे हिंदी में कहते हैं मुठभेड़ पर आधारित होती है, मुठभेड़ पर आधारित होती है। अब इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है कि जब कोई मिलता है हमसे, जैसे ही एंटीजन हमसे मिलेगा हम उसको कैसे मारते हैं, इसकी मेमोरी बना लेते हैं। मेमोरी बना लेते हैं बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। पहली बार जब हम मिले थे उसे, तो हमने उसे कैसे मारा था, इस बात की मेमोरी को हम यूज करते हैं दोबारा मारने के लिए। इसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। पहली बार मैंने उसे कैसे मारा था उसकी मेमोरी पर आधारित होता है पूरा उपार्जित प्रतिरक्षा। समझ रहे हैं? पूरी उपार्जित प्रतिरक्षा जो मेरे बच्चे वो आधारित होती है पूरी तरह से बेस्ड ऑन फर्स्ट मेमोरी, पहली मेमोरी पर आधारित होती है, बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। ठीक बात है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? ये उपार्जित विशिष्ट है, यह हमें खुद बनाना पड़ता है, खुदे खुद नहीं मिला हुआ है, एनकाउंटर पर निर्भर है, बेस्ड ऑन मेमोरी। तुमने एक खास चीज देखी है कि कभी, कि जैसे तुम्हें कभी एक बार चिकन पॉक्स हो गया, कभी अगर तुम्हें चिकन पॉक्स हो गया, छोटी माता हो गया, तो 99.99% केस में फिर दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता। क्या ये तुम्हें पता है? ये तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर जब पहली बार तुम्हें चिकन पॉक्स आता है ना, तुम्हारा शरीर समझ नहीं पाता है, बोलता आने दो, आ गया। हमारे शरीर की एक बात खास है, हमारा शरीर बहुत न्यूट्रल है। हमारा शरीर यह चीज देखता है कि ये जो आया है बबुआ, ये हमको नुकसान पहुंचाने आया है कि मारने आया है, तो पहले उसे मौका देता है कि पहला मौका तुझे देते हैं, आओ शरीर में प्रवेश करो। जब शरीर में प्रवेश किया तो हमारे शरीर ने उसे कहा ठीक है, पहचानने में समय लगाता है, थोड़ा पहचानने में समय लगाता है कि अपना है कि पराया है, दुश्मन है कि कौन है। अगर अपना है तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर पराया है तो पहचानो ससुरे को, इसको पहचानो, इसको आज ठोकना है, इसको पहचानो। अब पहचानेंगे कैसे? उसकी पूरी कोशिका भित्ति है कि नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहचानो, सब पहचानना पड़ता है। और जब हम सब पहचान लेते हैं फिर उसको मारते हैं, और जब दोबारा उसको मारते हैं, फिर एक बार मार दिए ना तो भेजे में चढ़ गया वो हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको ये याद हो जाता है, उसे ये बात याद रहती है कि पिछली बार जब ये आया था हम इसको ऐसे मारे थे, जब ये पिछली बार आया था तो हम इसको ऐसे मारे थे, और जब हम इसको ऐसे मारे थे तो इस बार भी मारा जाएगा। ये पूरा चैप्टर इसी को बताएगा।
मैं टुकड़े टुकड़े में, कभी मैं आपको प्रतिरक्षा के प्रकार, कभी प्रतिरक्षी तंत्र के प्रकार, ऐसा करते करते पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा और टॉपिक के अंत तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये अलग अलग प्रक्रिया है, कोई खास सीक्वेंस नहीं कि पहले क्या पढ़ना चाहिए, पर जो भी चीज मैं पढ़ाते जा रहा हूं वो लाइन से ही समझ लो कि पहले प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार, फिर कोशिकाओं के प्रकार, फिर उसके और भी प्रकार, ऐसा करके मैं लाइन से आपको पढ़ाऊंगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए बॉस, तो स्टार्ट करते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार। हमने जो कमाया वो कैसे कमाया? उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार हमने लिख दिया है। उपार्जित प्रतिरक्षा, देखते हैं कि इस उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या छुपा हुआ है। उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बेटा जी दो प्रकार की होती है। जो हम कमाते हैं अपने जीवन में वो दो प्रकार की होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। ये फ्लो चार्ट सारे बच्चे लिख लें। एक का नाम है पैसिव इम्यूनिटी। हमारे शरीर में जो हम जन्म के बाद कमाते हैं वो इम्यूनिटी है पैसिव इम्यूनिटी। और जो दूसरी इम्यूनिटी है उसका नाम है मेरे बच्चे एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, इसका नाम है सक्रिय प्रतिरक्षा। इसका नाम हमने रखा सक्रिय प्रतिरक्षा। और पैसिव इम्यूनिटी का नाम हमने रखा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब ये क्यों बॉस, सक्रिय और निष्क्रिय कैसे आया? बहुत गजब की चीज है जी, बहुत गजब की चीज है, ध्यान से बस देखते रहो। तो जो हमारा निष्क्रिय है और जो हमारा सक्रिय है, इन दोनों पे मुख्य अंतर आपको पता है क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है यह प्रतिरक्षा रेडीमेड होती है। रेडीमेड है, बनी बनाई प्रतिरक्षा है, रेडीमेड है। जब ये रेडीमेड है तो इसके लिए प्रतिजन मतलब जो एंटीजन होता है, प्रतिजन को शरीर में प्रवेश की आवश्यकता नहीं है। शरीर में प्रवेश की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर में आया नहीं, हमने बना दिया। हमारे शरीर में आया नहीं, हमने बना दिया। ये हमारे शरीर में नहीं आता। याद रखना, इस प्रतिरक्षा के लिए ये रेडीमेड इम्यूनिटी है, रेडीमेड है, यह प्रतिरक्षा रेडीमेड है। प्रतिजन जो एंटीजन है, हमारे शरीर में प्रवेश की आवश्यकता नहीं है, नहीं आता, आना ही नहीं है। और जबकि जब हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो यहां पर आता है यह एंटीजन, यह प्रतिरक्षा कैसे बनती है आपको पता है? यह प्रतिरक्षा जब एंटीजन जो आपका प्रतिजन है, एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तब बनती है। तो ये हमने खुद लड़ा है, प्रवेश करती है, हम खुद लड़े हैं और प्रवेश किया एंटीजन के विरुद्ध। एंटीजन के विरुद्ध ये जो एंटीबॉडी बनी है, एंटीबॉडी बनाई जाती है। तो एक को हमने खुद बनाया है और एक बनाया है। फटाफट कमेंट सेक्शन पे बताइए सारे बच्चे कि यस सर, बातें हम समझ गए कि सक्रिय का मतलब खुद की मेहनत से, लगन से, वो क्या कहते हैं उसे, अपनी पूरी ताकत लगा के मैंने बनाया है। जब हम सब कुछ बना रहे हैं खुद के मौसम से, खुद के दिमाग से, खुद के फैसले किए हैं हमने, तो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या कहलाएगा? सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाएगा कि हमने बनाया है जी, हम लड़े हैं उससे, युद्ध लड़ा था मैंने उसे, तब जाके उसे पछाड़ा था और जाना था कि मारते कैसे हैं इसको, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी। और बना बनाया, रेडीमेड, सब कुछ खुदा मिल गया, शरीर बना के दे दिया, पैसिव इम्यूनिटी कह देते हैं। इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कह सकते हैं। ठीक बात है, मान गए। आते हैं थोड़ा सा निष्क्रिय को और डिटेल को करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर निष्क्रिय को और डिटेल करने के लिए कि जो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी है वो और दो टाइप की होती है।
जो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी है, जो निष्क्रिय है, वो और दो प्रकार की होती है। तो बॉस, निष्क्रिय प्रतिरक्षा को अगर आप देखें तो आपको ये दो प्रकार से और दिखाई देगी। सारे कुछ देख रहे हो? अरे कहो। निष्क्रिय प्रतिरक्षा और दो प्रकार की होती है। एक को अपन कहेंगे भैया नेचुरल। नेचुरल मतलब ये जो रेडीमेड मिल रहा है, एक तो प्राकृतिक तरीके से मिल रहा है, और दूसरे का नाम है बंधु आर्टिफिशियल, मतलब कृत्रिम तरीके से भी मिलता है, कृत्रिम प्रतिरक्षा। तो जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, रेडीमेड बनाने का भी दो तरीका है। रेडीमेड भी दो तरीके से मिलता है, एक नेचुरल प्राकृतिक और एक आर्टिफिशियल। मुझे बताओ कि नेचुरल तरीके से बनी बनाई प्रतिरक्षा तंत्र क्या किसी को मिला है? क्या किसी को मिला है? बोलेंगे हां मिला है। किसको मिला है? तो नेचुरल के दो प्रकार हैं। कभी सुना है? ये सिर्फ मां दे सकती है। प्राकृतिक तरीके से, वो भी निष्क्रिय, बना बनाया कौन देता है? याद रखना, ये होता है मेरे बच्चे कोलोस्ट्रम में। कोलोस्ट्रम यानी पहला मिल्क। कौन सा एंटीबॉडी? आईजीए शिशु को प्रदान करती है, शिशु को प्रदान करती है। तो मां अपने बच्चे को फ्री में, प्राकृतिक तरीके से, ये फ्री बना बनाया देने का गुण मां के अलावा और किसी में नहीं होता भाई साहब। ये मां ही है जो आपको पैदा होते ही रोगों से लड़ना सिखाती है और आईजीए एंटीबॉडी देती है। एंटीबॉडी का नाम बताओ। हमें लड़ना सिखाती है कि जा मेरे शेर बच्चे, बीमारियों से लड़ना। और आईजीए एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम क्या है जी? कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम मतलब होता है फर्स्ट मिल्क मेरे बच्चे। क्या होता है? फर्स्ट मिल्क। कोलोस्ट्रम आईजीए शिशु को प्रदान करती है। अरे कहो हाँ सही बात है। दूसरा, मां से प्लासेंटा के द्वारा, यही नहीं, बच्चा जब बन रहा होता है प्लासेंटा के द्वारा कौन इम्यूनिटी जाती है का? हाँ जी जाती है। नाम क्या है? आईजीजी। आईजीजी शिशु को प्रदान करती है, शिशु को प्रदान करती है। तो एक मां ही है जो अपने बच्चे को प्रदान करती है फ्री फोकट में बना बना एंटीबॉडी कि मेरे लल्ला को जो पैदा हो रहा है या हो रही है उसे कोनो बीमारी ना घेर ले। आईजीए और आईजीजी दो एंटीबॉडी। अरे बोलो जी, दो एंटीबॉडी जो है वो एक एंटीबॉडी हो गया हमारे पास में आईजीए, जो कहां पर है? कोलोस्ट्रम है। और जो दूसरा पॉइंट याद रखना है वो यहां पर आईजीजी है, वो प्लासेंटा के द्वारा मिलता है। ये दोनों एंटीबॉडी प्राकृतिक है। अगर आपको इसे और ज्यादा डिटेल में समझना है, नोट्स के साथ लिखना है, प्रॉपर समझना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के द्वारा आप क्रांति बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको मिल जाएगी दुनिया की, इंडिया की हिंदी मीडियम की सर्वश्रेष्ठ लाइव बैच जिसका नाम है क्रांति बैच। कमेंट बॉक्स में लिंक है। इससे भी ज्यादा डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं साहब वहां पे लाइव, वो भी। ठीक है, चलिए अगले बात बढ़ते हैं। कृत्रिम प्रतिरक्षा क्या? बना बनाया है लेकिन रेडीमेड होना चाहिए। बना बनाया दो तरीके से मिलता है। कृत्रिम है लेकिन बना बनाया है। अब जैसे बना बनाया है तो आपने कभी चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ा है? चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसे अपन चेचक कहते हैं। चेचक के दौरान मतलब सॉरी, चिकन पॉक्स के दौरान, सॉरी एक्टिव इम्यूनिटी है ना, ये दौरान नहीं है। ये दूसरा जो कृत्रिम वाला है, इसमें अपन आते हैं वैक्सीनेशन। सॉरी, ये इसमें दो तरीका माना जाएगा। कृत्रिम अगर प्रतिरक्षा तंत्र आप बोलेंगे, बनी बनाई एंटीबॉडी आपको मिलना है, तो ये केस आप मानेंगे। इस केस में दूसरा, एक तो वैक्सीनेशन मान लो, वैक्सीनेशन मान लो, और दूसरा वर्ड आता है टिटनेस। नाम सुने हो? टिटनेस की एंटीबॉडी। जब तुम्हें टिटनेस होने वाला होता है, उससे पहले ही टिटनेस की एंटीबॉडी इंजेक्शन के भी तुम्हारे शरीर में प्रवेश करवा दी जाती है।
तुम्हारे शरीर में प्रवेश करवा दी जाती है। यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, बनी बनाई प्रतिरक्षा है टिटनेस वाले केस में, और टिटनेस वाले केस में एंटीबॉडी जो है वो बनी बनाई मिलती है, आर्टिफिशियल है, बनी बनाई मिलती है टिटनेस वाले केस में। कौन से केस में बेटा? टिटनेस के केस में। जब तुम्हें लोहा लगता है तो तुम पहले से ही लगवा लेते हो, पहले से लगवा लेते हो, अरे होगा टिटनेस ना होगा, हम पहले से उसकी एंटीबॉडी डाल लें, अगर आ गया तो बच जाएंगे। ये दूसरा केस हो गया। पैसिव इम्यूनिटी के बाद हम आते हैं बेटा एक्टिव इम्यूनिटी। हम कह रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी, हम खुद लड़ेंगे और खुद बनाएंगे। अब एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है, एक्टिव इम्यूनिटी मतलब एंटीजन, यह बात याद रखना, एंटीजन हमारे शरीर में आएगा, एंटीजन आएगा। और निष्क्रिय में क्या होता है? रेडीमेड, सब बना बनाया, रेडीमेड है जी, सब बना बनाया, रेडीमेड इम्यूनिटी आएगा। और यहां पर हम बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे, एंटीजन आएगा। और आएगा तो कैसे आएगा? दो तरीके से आएगा। अगेन वही बात, या तो नेचुरली आ गया, दो तरीके से आएगा, या तो नेचुरली आएगा प्राकृतिक, और या तो आएगा कृत्रिम तरीके से, जिसे अपन कहते हैं मेरे बच्चे आर्टिफिशियल। तो इस दुनिया में एंटीजेंस, एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो दो तरीके से, एंटीजन आया है हमारे शरीर में, हम आएंगे, हमारे एंटीजन आएगा, हम उससे लड़ेंगे, और लड़ने के बाद जैसे क्या होता है अब इस दुनिया में, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जब पहली बार कोई बॉलर आता है ना वर्ल्ड क्रिकेट में, तो सनसनी मचा देता है। वो ऐसा बॉलिंग करता है कि आधे लोगों को समझे नहीं आता कि यार बॉलिंग कर कैसे रहा है, देखना इसीलिए ऐसे ही होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर उसे बार बार खेल लिया जाए ना, फिर उसके बाद उसको बल्लेबाज मारने लग जाते हैं। यही होता है हमारे साथ भी, कि अगर मुझे किसी चीज का डर है कि मैं बाउंसर पे आउट हो जाता हूं, तो क्या करूंगा? बाउंसर बार बार खेलूंगा। वैसे ही यहां पर भी है। आर्टिफिशियल जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, उसमें एक नेचुरल आता है, अपने आप एंटीजन आया, हमारा शरीर उससे लड़ा, और लड़ने के बाद हम एंटीबॉडी बना लिए, दोबारा हमको वो एंटीजन परेशान नहीं करेगा। ऐसे केस में जब अपन देखते हैं नेचुरल प्राकृतिक एंटीबॉडी, ये जो केस होता है वो होता है चेचक के केस में। चेचक के दौरान जब आप होगा, चेचक के दौरान फर्स्ट टाइम क्या होता है? फर्स्ट टाइम एंटीजन आया आपके शरीर में, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, बुखार उखार होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम एंटीबॉडी बन जाता है, एंटीबॉडी बन जाता है, और चेचक का जो वायरस सेकेंड टाइम, यह एंटीबॉडी दूसरी बार जब आता है ना, तो यह एंटीबॉडी जो होता है उसे मार देता है, उसे किल कर देगा। तो यह है बबुआ तरीका। चेचक तुम्हें एक बार हुआ तो दोबारा नहीं होगा, ठीक है। चेचक एक बार तुमको हो गया तो वो दोबारा तुम्हें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चेचक जब तुम्हारे पास पहली बार आया तो हमारा शरीर ऐसे हाथ बैठ करके देखता है, बोलता पहली बार आए हो, कोई बात नहीं, मेहमान हो तुम हमारे, आ जाओ, हमको बुखार फैला लो, हमको शरीर में दाने दाने डाल दो, कोई बात नहीं, पहली बार है, माफ कर देते हैं। एक बार तो हर किसी को माफ किया जा सकता है, एक गलती तो भगवान भी माफ करता है, तुम्हारा भी स्वागत हमने माफ कर दिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हमारा शरीर देखता है, 5वें दिन हमारा शरीर कहता है कि हम तुमको पहचान गया हूं रे, तुम वही हो ना, हम तुमको पहचान लिए। और पहचानने के बाद उसको ऐसा मारता है, ऐसा मारता है, ऐसा मारता है। अच्छा, मारने के बाद यही नहीं, अभी और है, रुकिए। मारने के बाद मेमोरी बना लेता है, याद रखेंगे तुमको, अगली बार आके जरा दिखाओ। तो क्या लगता है कि दोबारा तुमको चेचक, तुम्हारे शरीर में वायरस नहीं आता होगा? तुम्हारे शरीर में दोबारा चेचक नहीं आता होगा क्या? आता है, लेकिन तुम्हारा शरीर पहले से ही व्यवस्था करके रखता है। तुम्हारा शरीर पहले से ही व्यवस्था करके रखता है कि इसको पिछली बार ऐसे मारे थे हम पिछली बार इसको ऐसे मारे थे, तो इस बार भी मार देंगे,
कौन बड़ी बात है? पिछली बार क्या हुआ था? धीरे धीरे मारे थे। पिछली बार धीरे धीरे मारे थे, प्राइमरी रिस्पॉन्स था ना, देखे थे कि चलो धीरे धीरे मारेंगे, आराम से, पहली बार आए हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, अच्छा है कि बुरा है, वगैरह 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 वगैरह, वहां से हम देखेंगे। वहां पर दोबारा जब आया, आनन फानन में तुरंत रफा दफा मार देगा, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक, वो भी एक्टिव इम्यूनिटी। इसलिए सेकेंड टाइम जब वो हमारे शरीर में आता है, हमारा शरीर उसे तुरंत मार देता है। अगली बार भी हमारे शरीर में वो आता है, इसीलिए कहते हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि एक बार आया है कोई बात नहीं, कोई दवाई नहीं देगा। हम डॉक्टरों को भी समझा देते हैं, चिकन पॉक्स, छोटी माता पहली बार आई है, मारना नहीं, छुएगा नहीं कोई। मूवीज में देखा होगा ना कि ये मेरे उसके बीच की लड़ाई है, कोई बीच में नहीं आएगा। वैसे यहां पे हीरो और गुंडे के बीच में लड़ाई चल रही है, जोश जोश में आके दोनों ने कह दिया। 3 4 दिन 5 दिन लड़ाई चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हमारा शरीर उसको मारेगा, वो हमको मारेगा, पूरे शरीर में फोड़े हो जाएंगे, बुखार आएगा, लेकिन एक दवाई नहीं खाता हमारा शरीर। मना कर देता है, एक भी दवाई नहीं खाएंगे। अगर दवाई दोगे मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए दवाई मत देना। और जब तुम उसे दवाई नहीं दोगे तो 2-3 दिन हमारा शरीर खुद ही लड़ेगा, और लड़ने के बाद खुद जीत के निकल कर आता है। इसे हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, वो भी एक्वायर्ड, उपार्जित वाली। समझे बात को? समझ रहे मेरी बात को? हो गई बात क्लियर? अब दूसरा पार्ट आता है कृत्रिम वाला। कृत्रिम वाला ये कैसे हुआ? ये होता है टीकाकरण से। तुमको क्या लगता है टीकाकरण में क्या होता है? टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ये क्या चीज है जी? ये क्या चीज है? टीकाकरण, वैक्सीनेशन क्या है? कृत्रिम उपार्जित प्रक्रिया जिसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, ये कैसे होता होगा टीकाकरण? बाद में टीकाकरण के बारे में मैं और डिटेल करूंगा। टीकाकरण को कुछ ऐसा समझो कि यार देखो, तुम्हें जब बीमारी होगी तब वो एंटीजन आएगा तुम्हारे शरीर में, और तुम उसे लड़ोगे, दवाइयां लोगे, और फिर उसको मारोगे। वक्त लगेगा काफी। क्यों ना हम ऐसा करें कि अगर वो एंटीजन, हमारा शरीर उसके अगेंस्ट कैसे रिएक्शन करता है, जब वो आएगा तो हम उसको पहचानेंगे, फिर हम उसको मारेंगे। जब वो पहली बार आएगा तो हम उसको पहचानेंगे, फिर हम उसको मारेंगे। ऐसे ही तो होता है, यही पूरा कार्यक्रम यही है पूरा। एंटीबॉडी तो बनाना पड़ेगा ही, हमको उसको मारना पड़ेगा ही, पहचानना पड़ेगा ही। ऐसा नहीं कि बाहर से भगा देंगे। तो वो जब अपने फुल बढ़िया बलशाली रूप में आए और हम उससे लड़े, तो हमारे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है, जब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का है, उसके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बहुत तगड़ा होता है। तगड़ा होता है कहने का मतलब बना नहीं होता, बन रहा होता है। तो एक घर को तुम कैसे बना सकते हो? चेंज कब कर पाओगे? जब वो बन रहा है। बन गया तब क्या करोगे जी? सब्जी बन रही है तो उसमें टमाटर वमाटर डाल दो। सब्जी बन गई तो तुम उसमें क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे ही 1 साल से 5 साल तक के बीच में मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र बनता है। उससे पहले हमारे पास प्रतिरक्षा तंत्र होता ही नहीं, बन रहा होता है। तो जब बच्चा अपना प्रतिरक्षा तंत्र विकसित कर रहा है, उसी समय पे एंटीजन, जैसे मान लो तुम्हें पोलियो होता है एग्जाम्पल के लिए, तो पोलियो के एंटीजन का अधमरा रूप, आधा मरा हुआ रूप तुम्हारे अगर शरीर में डाल दिया जाए तो वो उतना ज्यादा नुकसान भी नहीं करेगा, और तुम्हारा शरीर उसको मार भी लेगा। जब मार लेगा तो पहचान भी लेगा, और पहचान लेगा तो अगली बार आने नहीं देगा। तो असल में एंटीजन ऐसे ही काम करता है।